देखिए, काम करने का आनंद तो उस तरुणाई में ही होता है जब आंदोलन है, पीछे कोई चिंता नहीं है, देश के लिए काम करना है, भारत माता की जय का नारा लगाते हुए और आंदोलन में कूद जाना है, उसकी कोई तुलना जीवन में नहीं हो सकती। मैं राजेश सर आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप बदायूं से निकलकर लखनऊ और दिल्ली की राजनीति में पहुंचे, तो ऐसी कौन सा आपके कठिन दौर में जानना चाहूँ हमारे दर्शकों के लिए रहा जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें। कोई संकट का काल नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाते हुए हमने शाखा में सीखा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ। लेकिन जब 2005, 6, 7, 8 का समय था, जब मैं 2000 के पहले मैं जब संघ का प्रचारक था, तो उस समय बहुत कठिन दौर था। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बदायूं जैसे कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है और आप हमें दिख रहा है कि भाई राजेश यादव जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी ने बनाया, तो आपको क्या लगता है ये जो गढ़ है ये टूटेगा, या आप किस तरीके से बदायूं की राजनीति को देखते हैं? कैसे यहाँ की जनता को आप संदेश देंगे, या जो यादव समाज है उसको कैसे एकत्रित करने का क्या खास संदेश रहेगा? लोकसभा 2024 और 24 में हम कुछ मतों से हम जरूर इसमें चूक गए। 2017 का नगर पालिका चुनाव भी नहीं जीत पाई बीजेपी पार्टी। धर्मेंद्र यादव, जिसको लोग कहते थे कि हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, हमने धर्मेंद्र यादव को यहाँ हराया। समाजवादी पार्टी आज अपना नाम लेने में घबराती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज समाजवादी पार्टी बोलने में घबराते हैं। भाई सर, आपने पीडीए का नाम तो ले ही लिया है तो चर्चा खास हो जाती है। 2027 के चुनाव आने वाले, तो बीजेपी पार्टी के लिए आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा कौन उसे मतलब चुनौती दे सकता है, पीडी या जो अभी एंटी इंकम्बेंसी चल रही है बीजेपी के खिलाफ, वो दे सकते हैं? आप देखना, ममता बनर्जी की पार्टी की तरह इस विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी भी 3-4 खंडों में बंट जाएगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप कैसे देख रहे हैं आगामी चुनाव को? क्योंकि हम जब धरातल पर देखते हैं तो बदायूं के बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि आज से 20 साल पहले जो बदायूं था आज भी वही है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष बने हो, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप पहले भी देखा था, आप कैसे देखते हैं आज के बदायूं? माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 कार्यक्रम बदायूं जनपद में लगने वाले हैं जी। 3 विधानसभाओं के 2 कार्यक्रम लगेंगे और पूरा एक रोड मैप तैयार हो चुका है। बदायूं की राजनीति में अगर आपको मौका मिलता है तो हम क्या देखें? आप चुनावी समीकरण में आएंगे, चुनाव लड़ने को तैयार हैं, या हम कुछ और देखें, पीछे से ही आप सहभागिता करने वाले हैं? एक चाणक्य 4 इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे यहाँ पर, जहाँ के नौजवान को पलायन नहीं करना पड़ेगा। मुरादाबाद, बरेली और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे महानगरों में नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उद्योग लगेगा। आप युवा राजनीति के केंद्र बिंदु भी रहे, वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर पहुंचे। इन दोनों चीजों को, इन दोनों पदों को आप कैसे डिफाइन करेंगे हमारी जनता के लिए, युवा राजनीति और प्रदेश उपाध्यक्ष? देखिए, युवा का देश के क्रांति में हो, देश के विकास के योगदान में हो, आज से लेकर के और सरदार भगत सिंह का समय हो, झांसी की रानी का समय हो, युवाओं का योगदान राष्ट्र निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रहा है सदैव। जी जी जी। भारतीय जनता युवा मोर्चा भी बहुत सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति करता है, युवाओं को जोड़ने के लिए, देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और जब हम जिस समय मैं युवा मोर्चे में था तो मुझे स्मरण आता है कि देश में एक ऐसा दौर चल रहा था 2010, 11, 12 के आसपास, जब मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, तो सैनिकों के ऊपर कश्मीर में पत्थरबाजी हुआ करती थी, स्टोन पेल्टिंग उसको बोलते थे। और स्टोन पेल्टिंग के खिलाफ माननीय गडकरी जी देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, अनुराग ठाकुर जी उस समय युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आज के भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी उस समय महामंत्री थे, मैं उस ही टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था जी। और उस समय देश के वरिष्ठ नेताओं ने, आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने, अरुण जेटली जी ने, लालकृष्ण आडवाणी जी ने यह आह्वान किया कि स्टोन पेल्टिंग के खिलाफ देश में एक वातावरण बनाना है और ऐसा एक आंदोलन देश में खड़ा करना है कि आज सैनिकों के साथ खड़ा हुआ जनमानस युवा देश का दिखाई दे। जी जी। तो उस समय एक कलकत्ता से लेकर कश्मीर तक की यात्रा हुई और देश के युवाओं को जन जागरण करते हुए, आंदोलित करते हुए, जगाते हुए, बताते हुए कि पत्थरबाजी आज देश के सैनिक पर हो रही है, कश्मीर में अलगाववाद चरम पे है, लेकिन हम यानी कि युवा मोर्चा
लाल चौक जाएंगे और तिरंगा फहराएंगे का आह्वान लिया और हम लाल चौक गए और वहां पर उमर अब्दुल्ला की सरकार थी और लाल चौक जाकर के हमने तिरंगा फहरा। इस भावना और इस जज्बे के साथ युवा ने राजनीति करी और हमने भी इस जज्बे के साथ राजनीति करी। लेकिन आज का जो परिदृश्य है, मैं आज प्रदेश का, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसका प्रदेश का उपाध्यक्ष पार्टी ने मेरे को बनाया। मैं शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो गया, नैरेटिव चेंज हो गया। देश में एक आज विकास की गंगा और देश में एक राष्ट्रवाद की गंगा चारों तरफ चल रही है। 22 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं भी जाइए तो कांवड़ियों पर किस प्रकार से पुष्प वर्षा होती है, तिरंगे की कैसे यात्राएं गली गली और गांव गांव में निकलती है। आज चुनौतियां कम हुई है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। जो आज विकास की गंगा मेरे बदायूं के अंदर किस प्रकार से गंगा एक्सप्रेस वे, पूरे देश में सर्वाधिक यदि कोई एक्सप्रेस वे है तो 92 किलोमीटर देश के अंदर बदायूं के अंदर एक्सप्रेस वे है। इतना किसी के अंदर नहीं, किसी भी जिले के अंदर नहीं है इतना। आज विकास की गंगा चारों तरफ है और अमन चैन। उत्तर प्रदेश किस प्रकार से आतंक प्रदेश होता था, आज किस प्रकार से अमन चैन है। तो आप किसको ज्यादा बेटर समझते हैं, अपनी युवा राजनीति का जो मंच था या आज जो प्रदेश उपाध्यक्ष का पद है, किस चीज को आप? देखिए, काम करने का आनंद तो उस तरुणाई में ही होता है जब आंदोलन है, पीछे कोई चिंता नहीं है, देश के लिए काम करना है, भारत माता की जय का नारा लगाते हुए और आंदोलन में कूद जाना है। उसकी कोई तुलना जीवन में नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि जीवन निरंतर आगे बढ़ता है तो आज के समय में लगता है कि आज जो हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, आज क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम पार्टी के लिए, क्या योगदान कर सकते हैं प्रदेश और देश के निर्माण में। मैं राजेश सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप बदायूं से निकलकर लखनऊ और दिल्ली की राजनीति में पहुंचे, तो ऐसी कौन सा आपका कठिन दौर में जानना चाहूँ हमारे दर्शकों के लिए रहा जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, और ऐसा कौन सा दौर था जो आपके लिए सबसे अच्छा है, आज भी यादगार है? मैं दोनों की अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। देखिए, प्रारंभ किसी भी चीज का प्रारंभ हो जीवन में, चाहे विद्यार्थी के जीवन का प्रारंभ है, व्यवसायी है तो यदि व्यवसाय का जीवन का प्रारंभ है, कोई मकान के निर्माण है तो उसका प्रारंभ है। प्रारंभिक काल जो है सर्वाधिक संघर्ष का काल होता है। लेकिन प्रारंभ में जिसकी नींव मजबूत डली हो, जो लड़खड़ाए नहीं, विचारधारा से परिपक्व रहे, तो ऐसे लोगों के लिए कोई संकट की घड़ी नहीं होती है, कोई संकट का काल नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाते हुए हमने शाखा में सीखा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और भी दूं। इस भाव के साथ हमने जब जीवन प्रारंभ किया राजनीतिक क्षेत्र में और संघ में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश की सबसे बड़ी धार्मिक और सामाजिक संगठन है, बल्कि अपितु विश्व का सबसे बड़ा जो है सार्वजनिक और सामाजिक संगठन है, तो उसमें लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज एक सकारात्मकता का वातावरण है। आज कहीं भी जाओ तो भाजपा के नाम पे कार्यकर्ता, नेता, सभी सुविधाएं खड़ी मिलती हैं। लेकिन जब 2005, 6, 7, 8 का समय था, जब मैं 2000 के पहले मैं जब संघ का प्रचारक था, तो उस समय बहुत कठिन दौर था। आज तो सकारात्मकता, अनुकूलता का वातावरण है। अनुकूलता में विचार को तेजी से बढ़ाने का समय है। आज जहां तक हमारी विचारधारा नहीं पहुंची तो उस अनुकूलता का लाभ वहां तक पहुंचे, ये प्रयत्न हम सभी को करना चाहिए अनुकूलता में। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, बदायूं जैसे कहा जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़ है और आप हमें दिख रहा है कि भाई राजेश यादव जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी ने बनाया, तो आपको क्या लगता है ये जो गढ़ है ये टूटेगा, या आप किस तरीके से बदायूं की राजनीति को देखते हैं? कैसे यहाँ की जनता को आप संदेश देंगे, या जो यादव समाज है उसको कैसे एकत्रित करने का क्या खास संदेश रहेगा? 2017 में बदायूं जनपद की 6 विधानसभाओं में से हमने 5 विधानसभाएं जीती जी। 2019 में हमने यहाँ लोकसभा चुनाव जीता, सभी ब्लॉक पे हमने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जीते, 9 हमने 21 में से नगर पालिका पंचायत के हमने चुनाव जीते। एमएलसी का एकमात्र चुनाव जो था यहाँ लोकल बॉडी का, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता। निरंतर हम चुनाव जीतने की एक लंबी श्रृंखला है। लोकसभा 2024 और 24 में हम कुछ मतों से हम जरूर इसमें चूक गए और 22 में भी हमने 6 में से 3 ही सीट जीती। तो
तो समाजवादी का गढ़ कहना तो ये उचित नहीं है। 2017 का नगर पालिका चुनाव भी नहीं जीत पाई बीजेपी पार्टी। हाँ, नगर पालिका में कहीं कहीं हम नहीं जीते, लेकिन हम बाद का जो नगर पालिका के जो लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ उसमें हमने 9 चुनाव सिंबल पे जो जीते वो सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती। जिला पंचायत में हमने जिला पंचायत का अध्यक्ष यहाँ बनाया, MLC हमने यहाँ बनाया, सांसद हमने यहाँ बनाया। धर्मेंद्र यादव, जिसको लोग कहते थे कि हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, हमने धर्मेंद्र यादव को यहाँ हराया, इसी जमीन पर बदायूं की पे हराया। 6 में से 5 हराए हमने। और निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में 2017 का परिणाम 6 की 6 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। यादव के नाते से जो आपने मेरे को प्रश्न किया, यादव समाज का जोड़ने में एक चुनौतीपूर्ण वातावरण है, लेकिन आज यादव जुड़ना चाहता है क्योंकि बिना पर्ची के नौकरी मिलती है, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है और भारतीय जनता पार्टी राजनीति जो है वो जाति की नहीं करती। 1, 1.5, 2, 2.5 जातियों की पार्टियां हैं जो हिंदू और मुस्लिम का आतंक फैलाकर डरा करके दिखाते हैं, जो यादव और गैर यादव। भारतीय जनता पार्टी के गुलदस्ते में सभी जातियां हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी ने अभी नई टीम प्रदेश पदाधिकारियों की बनाई, आपकी जानकारी के लिए उसमें 30 जातियों का समायोजन उन्होंने किया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है। सर्व समाज की बात करते हैं, अगड़े की, पिछड़े की, जाटव की, ठाकुर की, पंडित की, बनिए की, मौर्या की, दर्जी की, भुर्जी की, कुर्मी की, प्रत्येक जाति का, यादव की, सभी जातियों का समावेश हमारी पार्टी के अंदर है। और सभी जातियों को लेकर के हम इस बार 2017 को 2027 में दोहराएंगे। अखिलेश यादव जी पर भी तीखे बयान आते रहते हैं कि राजनीतिक हम कहें द्वंद्व है या आप राजनीतिक समीकरण भी तैयार कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी आज अपना नाम लेने में घबराती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज समाजवादी पार्टी बोलने में घबराते हैं, क्योंकि जब वो समाजवादी बोलते हैं तो वही ठेका, पट्टा, आतंक, दंगा, हिंदू, मुस्लिम, यादव, मुस्लिम, MY, अब उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल के रख दिया PDA। लेकिन आज तक P का मतलब पंडित है कि P का मतलब पिछड़ा है, वो तो पिछड़ा, A का मतलब अगड़ा है कि A का मतलब अल्पसंख्यक है, वो डेफिनेशन क्लियर नहीं कर पाए। अभी तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। तो अभी जो है वो अपनी चीजों को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जातीय राजनीति करते हैं और जातीय राजनीति करते करते अपने वोट बैंक को साधने के लिए कई बार दूसरी जातियों का अनादर भी करते हैं। लेकिन हम ना जातिवादी पार्टी हैं, ना हम किसी जाति का अनादर करते हैं। सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी मजहब का, सभी पंथों का समान आदर भारतीय जनता पार्टी में है। भाई सर, आपने PDA का नाम तो ले ही लिया है तो चर्चा खास हो जाती है। 2027 के चुनाव आने वाले, तो बीजेपी पार्टी के लिए आप कैसे देखते हैं, सबसे बड़ा कौन उसे मतलब चुनौती दे सकता है, PDA या जो अभी एंटी इनकम्बेंसी चल रही है बीजेपी के खिलाफ, वो दे सकती है? 2027 का चुनाव हमें वोट मांगने की जनता से आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जी। मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गरीब कल्याण की 265 योजनाएं चल रही हैं जी। आप राशन के क्षेत्र में लीजिए तो मुफ्त राशन जी। सुरक्षा के नाम पे लीजिए तो मातृ सुरक्षा, देश के प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा। आप शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए तो आज जाकर के देखिए विद्यालयों का किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में किया। मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन की क्वालिटी में किस प्रकार से सुधार हुआ। आज गृहिणी के क्षेत्र में लीजिए तो महिलाओं को कितनी सुविधाएं। आयुष्मान भारत के नाम पे लीजिए, मैं आज ही सहसवान विधानसभा के अंदर था, 78% तक का वहां मुझे बताया एक ब्लॉक में 78% आयुष्मान कार्ड बन चुके। जो गरीब पहले कर्जा लेकर के इलाज करवाता था, आज आयुष्मान कार्ड दिखा करके उसमें से धनराशि निकलती है और उसका इलाज हो रहा है। वास्तव में आज राम राज्य प्रदेश के अंदर है। ये PDA का नारा लगा ले, जातियों का गठजोड़ कर ले। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो दुष्प्रचार किया कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, उस दुष्प्रचार के कारण और जातियों का जिस प्रकार से जहर इन्होंने फैलाया, वो काट की हांडी एक बार चढ़ चुकी है, दोबारा काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। आप देखना, ममता बनर्जी की पार्टी की तरह इस विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी भी 3-4 खंडों में बंट जाएगी।
मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप कैसे देख रहे हैं आगामी चुनाव को, क्योंकि हम जब धरातल पर देखते हैं तो बदायूं के बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि आज से 20 साल पहले जो बदायूं था आज भी वही है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप पहले भी देखा था, आप कैसे देखते हैं आज के बदायूं को? देखिए, मैंने बातचीत के प्रारंभ में आपको कहा कि 92 किलोमीटर एक्सप्रेस वे, 4 जगह औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है। अभी तक एक भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था। 4 बदायूं के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए भूमि अधिग्रहण जो है होने जा रहा है, कुछ का हो चुका है। 92 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बना है। आप यहाँ देखिए कि दिल्ली यदि जाना होता था तो कोई ट्रेन नहीं थी, अब बदायूं से डायरेक्ट दिल्ली की ट्रेन है, बदायूं से डायरेक्ट प्रदेश की राजधानी की ट्रेन है। जाना आना कितना सुगम हो गया है, किस प्रकार से विद्यार्थी निरंतर आप देखेंगे तो बदायूं के अंदर गांवों में किस प्रकार से नेटवर्क जो है गांवों के अंदर रोडों का और छोटी छोटी पुल और पुलिया का बना है। आप गांवों में जाइए और नेटवर्क को पहचानिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 कार्यक्रम बदायूं जनपद में लगने वाले हैं जी। 3 विधानसभाओं के 2 कार्यक्रम लगेंगे और पूरा एक रोड मैप तैयार हो चुका है। सभी के प्रस्ताव जा चुके हैं। लगभग 1400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणाएं गत सितंबर माह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आएंगे और 1400 करोड़ से अधिक की योजनाओं की घोषणाएं यहां पर होगी, जिसका अक्टूबर में क्रियान्वयन इंप्लीमेंटेशन प्रारंभ हो जाएगा। चलिए, एक नई खबर हमारे बदायूं के दर्शकों के लिए सीधी आपके पास पहुंच रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव जी के मुखार बिंदु से मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, वो खास सवाल है, बदायूं की राजनीति में अगर आपको मौका मिलता है तो हम क्या देखें? आप चुनावी समीकरण में आएंगे, चुनाव लड़ने को तैयार हैं, या हम कुछ और देखें, पीछे से ही आप सहभागिता करने वाले हैं एक चाणक्य के रूप में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपनी भूमिका तय नहीं करते जी। यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता काम करने के लिए अपने को तत्पर रहता है, काम करने के लिए वो तैयार रहता है, लेकिन मैं स्वयं अपने बारे में निर्णय करूं, मेरे निर्णय में पार्टी करेगी। मैं पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूं। देश का सबसे बड़ा सूबा है, 80 लोकसभा और 400 से अधिक विधानसभाएं हैं, और मैं जिस वर्ग से संबंध रखता हूं, यादव जाति से मैं संबंध रखता हूं, तो उसमें कैसे पार्टी का जनाधार बढ़े, कैसे जो यादव बहुल सीटें हैं जहां पर वहां पर पार्टी नहीं जीतती है, वहां ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे जीते, मैंने इसके लिए काम करना है। और पार्टी यदि मेरे को आदेश करेगी कि मेरे को चुनाव में जाना है, मेरे को लोकसभा में जाना है चुनाव लड़ने के लिए, अथवा विधानसभा में जाना है, जो पार्टी का आदेश होगा, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही उसका पालन करता है। तो ये भी भाई हमारे दर्शक समझ लें कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। हमने ये सुना, अभी एक वीडियो वायरल होता है, बीजेपी के कुछ लोग हैं खाना खा रहे, और उसमें बताया जाता है कांग्रेस पार्टी उसका प्रचार करती है कि वो सावन के महीने में कोई मांस मुर्गा का प्रयोग करता है, लेकिन बाद में सच्चाई ये पता चलती कि कटहल वगैरह था। आपका उस वाले वीडियो पर क्या कहना हो? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नितिन नवीन जी एक दक्षिण भारत के प्रांत में प्रवास पे थे। 3 दिन पूर्व की घटना है। वहाँ के PVN माधव जो वहाँ के अध्यक्ष हैं प्रदेश के युवा मोर्चे में, वो भी हमारे साथ थे। वो दोनों लोग वहाँ भोजन कर रहे हैं। सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी भी भोजन कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। शुद्ध शाकाहारी हैं एकदम, और वहाँ का दक्षिण भारतीय परंपरागत भोजन वो उन्होंने किया। पारंपरिक भोजन जो है वो वहाँ का वो तोड़ करके कर रहे थे। जीवन में उन्होंने कभी भी मांसाहार का उपयोग नहीं किया। श्रावण मास में तो वैसे भी हिंदू धर्म में कोई नहीं करता, पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। वो शुद्ध शाकाहारी व्यक्तित्व है उनका। आप बदायूं से जुड़े रहे, आपका जुड़ाव भी है। अगर बदायूं के लोगों को कोई खास संदेश आपको देना होता तो वो क्या खास संदेश होता? चाहे वो यादव वर्ग हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, आपका क्या खास संदेश होगा? मैं बदायूं की धर्म प्रेमी जनता, गंगा माता के तट पर लगभग गंगा मैया बदायूं जनपद से 90 किलोमीटर निकलती है। बदायूं के लोग बहुत देशभक्त और धर्म प्रेमी हैं। कश्यप ऋषि की तपस्या स्थली कछला आप हमारे जिले के अंदर आती है। ऐसे धर्म प्रेमी बंधुओं को मैं आह्वान करता हूं, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से
माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास इस जिले के अंदर और अमन चैन शांति है, आने वाले चुनाव में मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करें, जिससे बदायूं जनपद में आने वाले समय में 4 औद्योगिक गलियारे बनेंगे, यहाँ पर 4 इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे यहाँ पर, जहाँ के नौजवान को पलायन नहीं करना पड़ेगा। मुरादाबाद, बरेली और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे महानगरों में नहीं जाना पड़ेगा। यहीं पर उद्योग लगेगा, यहीं पर व्यवसाय करेंगे, यहीं पर बच्चे पढ़ेंगे और यहीं पर अपनी भूमि और अपनी जमीन पर उद्योगों में नौकरियां मिलेगी इनको। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें, यही मेरा आपसे निवेदन और आह्वान है। ये हमारा भी, हमारे दर्शकों के लिए, कि ये जो सब चीजें हैं केवल कागजों तक ना रह जाए, सपने ना रह जाए, हकीकत में भी बदले, ताकि बदायूं का विकास हो सके। हम भी कहें कि बदायूं के विकसित जैसे शहरों में हम भी रहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका, आपने मुझे बहुत समय दिया। बहुत धन्यवाद।